हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे चेंजिंग बिजनेस एड्रेस। इन द इवेंट ऑफ रेंटर चेंजिंग हिज बिजनेस एड्रेस और शिफ्टिंग हिज ऑफिस टू अनदर प्लेस, यदि पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाला जो व्यक्ति है, फर्म है या संस्था है, अपने व्यवसाय का पता यानी कि बिजनेस का एड्रेस बदल देती है या अपना कार्यालय किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देती है, तो उसे इसकी सूचना तुरंत डाकघर को देनी चाहिए। सरल शब्दों में कहूं तो पोस्ट बॉक्स धारक का पता बदल जाए तो उसे पोस्ट ऑफिस को बताना जरूरी है, ये बात ठीक है। नया पता लिखित रूप में देना चाहिए ताकि पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड को अपडेट करा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म पोस्ट मास्टर अबाउट चेंज इन एड्रेस विद इन 7 days ऑफ सच चेंज। यदि पोस्ट बॉक्स किराएदार अपने व्यवसाय का पता यानी कि बिजनेस एड्रेस बदलता है या अपना ऑफिस किसी नई जगह पे शिफ्ट करता है तो उसे इस बदलाव के बारे में, चेंज के बारे में जो भी जानकारी है वो 7 दिनों के अंदर अंदर संबंधित पोस्ट मास्टर सर को देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द इवेंट ऑफ हिज फेलियर टू डू सो फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन with this regard post box will be withdrawn without notice or without any reason being assigned। यदि पोस्ट बॉक्स का जो किराएदार है अपना नया पता या कार्यालय बदलने की जानकारी 7 दिनों के अंदर अंदर पोस्ट मास्टर सर को नहीं देता है या पता बदलने के संबंध में गलत या फिर झूठी जानकारी देता है, तो डाकघर को यह अधिकार है कि वह उसका जो पोस्ट बॉक्स है तुरंत रद्द कर दे, ठीक है। इसके लिए डाकघर कोई पूर्व सूचना यानी कि नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है और कोई कारण यानी कि रीजन बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्रमोद कॉस्मेटिक लिमिटेड ने अपना ऑफिस दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर लिया लेकिन इसकी सूचना डाकघर को नहीं दी या फिर उन्होंने जो नया पता बताया वो गलत बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी वो सही नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑफिस उस व्यक्ति का पोस्ट बॉक्स बिना किसी नोटिस के और रीजन बताए रद्द कर सकता है, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे इमेज में भी दी हुई है जिसे हम दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। पोस्ट बॉक्स रूल्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोस्ट बॉक्स से संबंधित रूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि पता या कार्यालय बदलने पर सूचना दें, ठीक है। अगर जो पोस्ट बॉक्स का किराएदार है वो अपना कार्यालय कहीं और शिफ्ट करता है तो उसे इस बदलाव की जानकारी पोस्ट मास्टर सर को देनी चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट था कि 7 दिनों के भीतर इन्फॉर्मेशन भिजवानी चाहिए पोस्ट ऑफिस तक कि हमने जो अपना ऑफिस था, कार्यालय था, उसका एड्रेस चेंज कर लिया है, अब वो नई लोकेशन पे शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। 7 days के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट मास्टर सर तक लिखित रूप में पहुंचानी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट था सूचना गलत देने पर, है ना, या फिर सूचना ना देने पर। मान लीजिए उस व्यक्ति ने अपना ऑफिस का एड्रेस चेंज कर लिया लेकिन 7 दिनों तक पोस्ट मास्टर सर तक कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची उस एड्रेस के चेंज के बारे में, ठीक है, या फिर जो जानकारी पहुंची वो गलत थी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कारण बताए उस व्यक्ति का जो पोस्ट बॉक्स नंबर है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जब भी ऑफिस या पता बदलता है तो 7 दिनों के भीतर लिखित सूचना देनी है पोस्ट मास्टर सर को ताकि आपका जो भी रिकॉर्ड है उसे अपडेट किया जा सके और आपको जो पोस्ट बॉक्स की सुविधा मिली है वो भी जारी रह सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो रेंटर एंटाइटल टू डिमांड दैट अ पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर और पोस्ट बॉक्स इन एनी पर्टिकुलर रॉ और पोजीशन शुड बी अलाउड टू हिम। पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाला व्यक्ति यह जिद नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता कि उसे किसी खास नंबर का ही पोस्ट बॉक्स दिया जाए कि भैया मुझे 43 नंबर वाला पोस्ट बॉक्स दे दो, ये नंबर मेरे लिए लकी है, ठीक है। इस तरह की कोई खास डिमांड नहीं बता सकता कि फर्स्ट रो का जो तीसरा वाला पोस्ट बॉक्स है मुझे वो वाला चाहिए, है ना। इस तरीके की वो डिमांड नहीं रख सकता क्योंकि पोस्ट बॉक्स का नंबर और उसकी जगह तय करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, पोस्ट ऑफिस के पास होता है, किराएदार के पास अधिकार नहीं है। इस चीज को एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखिए पोस्ट बॉक्स का इमेज दे रखा है कि सीरियल से नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस इन्हें अलॉट करता है ना, किसी ने बोला मुझे 2 नंबर का चाहिए पोस्ट बॉक्स, किसी ने कहा मुझे 43 नंबर का चाहिए, किसी ने कहा 24 नंबर का चाहिए। इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत मुश्किलें आती, पता ही नहीं पड़ता कौन सा पोस्ट बॉक्स खाली है, कौन सा रेंट पे दे दिया जा चुका है। इसलिए पोस्ट ऑफिस क्या करता है, सीरियल से देता है, ठीक है। पहले फर्स्ट नंबर का पोस्ट बॉक्स किसी को अलॉट किया जाएगा, फिर सेकंड नंबर का, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, है ना। ऐसे सीरियल से चलते हैं ताकि पता पड़े कि कितने पोस्ट बॉक्स अभी खाली हैं। इस वजह से हम कस्टमर की बात नहीं मानते हैं। वो कहता है कि मुझे 22 नंबर वाला चाहिए, मेरे
लिए ये नंबर बहुत लकी है ना। तो पोस्ट ऑफिस ये बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी डिमांड रख ले कि मुझे पर्टिकुलर नंबर का पोस्ट बॉक्स दे दीजिए प्लीज, मुझे वो वाला चाहिए जो दरवाजे के पास है, पहली लाइन में, है ना। इस तरीके का लोग अगर डिमांड करेंगे तो पोस्ट ऑफिस उनकी मांगों को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। खुद डिसाइड करता है पोस्ट ऑफिस कि किस व्यक्ति को कौन सा पोस्ट बॉक्स देना है, जो अवेलेबल होगा वो दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है prescribed rent. It is to be paid in advance along with the application for renting a post box or renewal thereof. पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने या उसका रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण कराने के लिए निर्धारित किराया पहले से जमा करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है जिसे किराए पर लेना है या फिर रिन्यू कराना है, उसमें पोस्ट बॉक्स पिछले साल भी था, इस साल भी उसे रिन्यू कराना है, तो जो भी अमाउंट होगा, जितना भी किराया होगा, वो उसे एडवांस में यानी कि पहले में ही जमा करना होगा। ठीक है, इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति नया पोस्ट बॉक्स लेने के लिए आवेदन करता है या पहले से लिए गए पोस्ट बॉक्स का रिन्यूअल करवाता है, तो उसे आवेदन पत्र के साथ ही जो भी निर्धारित किराया है ना, अग्रिम रूप से यानी कि एडवांस में जमा करना होगा। ठीक है, सेम पॉइंट हम इमेज में देख के भी समझ लेते हैं। देखिए, ये घर दिखाया गया है कि एक घर है जो रेंट पे अवेलेबल है। तो मान लीजिए आप यहाँ किराए पे रहना चाहते हैं, तो जाओगे उस घर पे, मकान मालिक से मिलोगे, तो वो ये थोड़ा ना बोलेगा कि भैया पहले आप 1 महीने रह लो, फिर अच्छा लगे तो किराया दे देना। ऐसा नहीं होता है, सर्विस का पेमेंट पहले होता है ना। तो सेम वे अगर आपको पोस्ट बॉक्स रेंट पे चाहिए तो आप पहले किराया दोगे, फिर उसे 1 मंथ यूज करोगे, है ना। तो सेम वे वही चीज है। अगर मान लीजिए इस घर में आप किराए पे रहते हैं, है ना, और 1 महीना आप रह चुके हैं, अब आप अगले महीने भी रहना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, एडवांस में पेमेंट करोगे यानी कि रेंट दोगे। सेम वे अगर पोस्ट बॉक्स आप किराए पे लेना चाहते हैं नया, है ना, या फिर आपके पास पहले से पोस्ट बॉक्स की सुविधा थी, आप उसे रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो भी आपको पेमेंट कैसे करनी है, एडवांस में करनी है। आवेदन के साथ जमा करने योग्य जो भी आपकी राशि है, जितनी भी है ना, निर्धारित किराया, वो आपको एडवांस में ही पे करना है। ठीक है, तो इस इमेज से हमने समझा कि जैसे मकान लेने के लिए पूरा किराया पहले से देना होता है, उसी तरह पोस्ट बॉक्स लेने या रिन्यू कराने के लिए भी जो भी निर्धारित किराया है, आवेदन के साथ एडवांस में जमा करना ही कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेंटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम अ रिफंड of whole or any part of rent paid by him in respect of allotment of the post box. किसी व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स का किराया जमा कर दिया है, तो वह बाद में पूरा या फिर आंशिक किराया वापस मांगने का अधिकार नहीं रखता। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए पोस्ट बॉक्स को किराए पर लिया। ठीक है, अब 10 महीने बाद आपने कहा कि मैंने तो पोस्ट बॉक्स का मुझे इतना यूज करना पड़ता ही नहीं है, तो अब मैं इसे यूज करना बंद कर रहा हूं। अब आप क्या चाहते हैं कि ये सुविधा आपसे वापस ले ली जाए, लेकिन जो पैसा आपने पे कर दिया था एडवांस में, है ना, वो पूरा लौटाना या ना लौटाना, ये सारा डिसीजन किसका है, पोस्ट ऑफिस का है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि वो जो पेमेंट आपने किया था वो आपको वापस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि पोस्ट बॉक्स का किराया एक बार जमा हो जाने के बाद उसका पूरा या कुछ हिस्सा रिफंड नहीं किया जाता। इफ एनी क्लेम इन राइटिंग फॉर सच रिफंड रीचेज द पोस्ट मास्टर बिफोर ही मेक सच अलॉटमेंट, ही मे एडमिट सच क्लेम इन होल और इन पार्ट्स। यदि किसी व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स का किराया जमा कर दिया है, ठीक है, लेकिन पोस्ट बॉक्स अभी उसे अलॉट हुआ नहीं है, अलॉट होने से पहले ही क्या किया, उसने लिखित में दे दिया पोस्ट मास्टर सर को कि नहीं, अब मुझे पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, है ना, और वो डिमांड करता है कि मेरे पैसे जो भी हैं मैंने एप्लीकेशन के साथ लगाए थे आप मुझे रिटर्न कर दो। तो फिर ये पोस्ट मास्टर सर का डिसीजन होगा, है ना, कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या वो पूरा हिस्सा पैसे का लौटाते हैं या कुछ हिस्सा लौटाते हैं, है ना, कितना रिफंड करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये वहां पे उनका डिसीजन होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पोस्ट बॉक्स मिलने से पहले, है ना, अलॉटमेंट अभी हुआ नहीं है, मिलने से पहले लिखित रूप में रिफंड मांगने पर पोस्ट मास्टर सर डिसाइड करेंगे कि पूरा पैसा लौटाना है या पार्शली लौटाना है, कितना रिफंड करना है, ये सारा डिसीजन उनका होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अलॉटमेंट से पहले लिखित रिफंड आवेदन मिलने पर, यानी कि आप ओरली नहीं बोल सकते कि मुझे रिफंड चाहिए, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा एप्लीकेशन पोस्ट मास्टर सर को कि मुझे रिफंड चाहिए, मुझे ये सेवा नहीं चाहिए, है ना। तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपके पैसे लौटाने हैं, कितने लौटाने हैं। ओके, ये सारा डिसीजन उनके ऊपर है।
यहाँ पे सेम चीज डायग्राम में दिखाई गई है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स का किराया जमा किया है ना, अलॉटमेंट होने से पहले ही उसने लिखित में आवेदन देके रिफंड मांगा, ठीक है। अब ये जो लिखित आवेदन है ये समय पर पोस्ट मास्टर सर को मिल जाता है, तो फिर पोस्ट मास्टर सर अगर चाहेंगे तो वो किराया पूरा या फिर उसका कुछ हिस्सा वापस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल ने पोस्ट बॉक्स के लिए 1,000 रुपए किराया जमा किया। पोस्ट बॉक्स अलॉटमेंट होने से पहले ही उसने लिखित में आवेदन करके रिफंड मांग लिया। अब उसे रिफंड देना है या नहीं, पूरा पैसा रिफंड देना है या थोड़ा पैसा रिफंड देना है, ये सारा डिसीजन किसका है, ये पोस्ट मास्टर सर का है। वो चाहे तो रिफंड देने से मना कर सकते हैं, चाहे तो पूरा पैसा लौटा सकता है और चाहे तो उस पैसे का कुछ हिस्सा ही वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पोस्ट बॉक्स अलॉट होने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलता। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पोस्ट मास्टर सर रिफंड दे सकते हैं, लेकिन वो बात तब की है जब तक उस व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स अलॉट नहीं हुआ था, उसने पहले ही एप्लीकेशन दे दी थी जो समय से पोस्ट मास्टर सर के पास पहुंच गई थी, ठीक है, अलॉटमेंट होने से पहले। लेकिन अगर पोस्ट बॉक्स अलॉट हो जाता उस व्यक्ति को तो बाद में उसे कोई भी रिफंड नहीं मिलता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोस्ट बॉक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड इन होल और इन पार्ट अगेंस्ट रेंट और डिपॉजिट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पोस्ट बॉक्स, ठीक है। सरल शब्दों में समझे, किसी एक पोस्ट बॉक्स के लिए जमा किया गया जो भी किराया है या डिपॉजिट है दूसरे पोस्ट बॉक्स के किराए या डिपॉजिट के रूप में पूरी तरह या आंशिक रूप से एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपने पोस्ट बॉक्स नंबर 101 का किराया 1,000 रुपए जमा किया, ठीक है। अब आप बोलो कि इसी में से थोड़े पैसे जो है वो पोस्ट बॉक्स नंबर 202 के लिए एडजस्ट कर लो उसके किराए में, क्योंकि उसका किराया पेंडिंग चल रहा है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपके घर में दो मोबाइल हैं, मोबाइल नंबर ए और मोबाइल नंबर बी। तो आपने मोबाइल नंबर ए पे 500 रुपए का रिचार्ज कराया, ठीक है। अब अगर आप चाहें कि इसमें से 200 रुपए का रिचार्ज यहां से हटा के मोबाइल बी में कर दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं चल सकता, दोनों मोबाइल को आपको अलग अलग ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक मोबाइल नंबर का रिचार्ज दूसरे नंबर में ट्रांसफर नहीं होता, वैसे ही एक पोस्ट बॉक्स का जो किराया है वह दूसरे पोस्ट बॉक्स में एडजस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। हर पोस्ट बॉक्स का जो किराया है, जो डिपॉजिट है, वो अलग अलग ही माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।